चलिएगा दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपके लेक्चर 6 में नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोल रहे हैं सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी इन ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में या ब्रिटिश पीरियड के दौरान इंडिया में ब्रिटिशर्स ने किस सोशल और कल्चरल पॉलिसी को फॉलो किया था और उन पॉलिसीज़ के कारण इंडिया में जो कल्चर और सोशल पॉलिसी चल रही थी उसमें किस तरह से चेंजेस देखने को मिलते हैं या किस तरह से उस पर इफेक्ट पड़ता है। इस टॉपिक में, इस क्लास में हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके पहले अगर हम बात करें तो अभी तक हमने डिस्कस किया है एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश शासनकाल के समय पर, ब्रिटिश पीरियड के समय पर भारत में जो प्रशासन हुआ है, भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, उस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे किया है, प्रशासन जो यहाँ पे किया है, उसका बेसिक टारगेट जो था वो था कि भारत में कानून व्यवस्था ठीक से बनी रहे और ब्रिटिश साम्राज्य भारत में स्टेबल रहे या स्थायी रूप से कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है। क्योंकि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के पीछे का बेसिक कारण ये था कि अगर कानून व्यवस्था ठीक से बनी रहती अगर इंडिया में, तो जो ब्रिटिश व्यापारी थे, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच सकते थे और अपने वस्तुओं को बेच सकते थे। क्योंकि विदेशी होने के नाते उन्हें ये तो बिल्कुल क्लियर था, ये तो पूरा श्योर था कि इंडियंस उन्हें स्नेह की नज़रों से नहीं देखते हैं, ठीक है। तो यदि उन्हें इंडिया में काम करना है तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना काफ़ी जरूरी था, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया है, उसके लिए हमने डिस्कस किया कि इसके लिए 3 पिलर्स थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्रिटिश साम्राज्य को स्टेबल बनाए रखने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए 3 पिलर्स जो थे वो कौन कौन से थे। उसमें सबसे पहला सिविल सर्विस यानी नागरिक सेवाएं आते हैं, दूसरे नंबर पे जो है वो आर्मी थी और तीसरे नंबर पे थी पुलिस। इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया है एक एक करके। सबसे पहले हमने सिविल सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया, तो हमने ये समझा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो इनिशियल लेवल पर सिर्फ कंपनी के मजदूर थे या कर्मचारी थे, जिन्हें कम सैलरी पर रखा जाता था, कम उन्हें वेतन दिया जाता था, लेकिन उन्हें ये छूट थी कि वो अपना निजी व्यापार कर सकते हैं। और जब कंपनी भारत में एक क्षेत्रीय शक्ति बनकर उभरी, तब इन्हीं कर्मचारियों को भारत में प्रशासन के राइट्स भी मिल गए या यही लोग भारत में शासन करने लगे। लेकिन इनके अंदर करप्शन काफी ज्यादा था, इनमें भ्रष्टाचार के जो प्रवृत्ति थी वो काफी ज्यादा थी और इसी के कारण कुछ प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हुई, जिसे सुधारने का काम किया किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। और भारत में अगर सिविल सर्विस की बात करें तो उसका जनक ही कहा जाता है किसे, कॉर्नवालिस को, ठीक है। तो कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज के मामले में कई सारे रिफॉर्म्स किए, कई सारे सुधार किए और ये जो घूस लेने की जो परंपरा थी, उपहार लेने की जो परंपरा थी, ये जो निजी व्यापार की जो परंपरा थी, ठीक है ना, कर्मचारियों के द्वारा, इन पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून या सख्ती से पेश आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लेकिन उसे ये भी पता था कि ये जो कर्मचारी हैं ये ऐसे एक्टिविटी में क्यों लिप्त हैं, क्योंकि उनकी सैलरी कम है, क्योंकि उनके वेतन कम है। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया कि इस पॉलिसी पे उसने काम किया कि इन कर्मचारियों को काफी ज्यादा अधिक सैलरी प्रोवाइड कराई गई, ठीक है। तो इन लोगों के वेतन बढ़ाए गए जिससे कि ये दूसरी एक्टिविटी में काम ना कर सकें, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी में अपनी कमियों को पूरा करने के लिए, अपनी इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बाकी दूसरी एक्टिविटी में एक्टिव ना हो, तो इन लोगों की सैलरी बढ़ाई गई। ब्रिटिश पीरियड के समय अगर हम कलेक्टर की बात करें तो 1500 रुपए मंथली सैलरी प्रोवाइड कराई जाती थी और धीरे धीरे ये जो पोस्ट थी इंडिया में काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी और पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन सिविल सर्विस की जो पोस्ट थी वो काफी शक्तिशाली पोस्ट के रूप में जानी जाती थी, ठीक है। कलेक्टर को 1500 रुपए सैलरी के अलावा जिले में जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 1% जो था वो भी कलेक्टर को ही दिया जाता था, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इंडिया में सिविल सर्विस या सिविल सर्वेंट्स काफी पावरफुल हो जाते हैं, इन्हें लॉ मेकिंग यानी कानून बनाने की भी अधिकार दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है, ये सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है अभी तक की हमारी क्लासेस में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद अगर लॉर्ड वेलेजली की बात की जाए, आर्थर वेलेजली की बात की जाए, तो वेलेजली के समय पर 1800 में जो नए या युवा सिविल सर्वेंट्स रिक्रूट होते थे, उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए इन्होंने कैलकाटा में
एक कॉलेज को भी स्थापित किया था, एक कॉलेज का निर्माण कराया था, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। इसी तरह उस कॉलेज को ट्रांसफर किया गया लंदन में या ब्रिटेन में इन 1806 में ईस्ट इंडिया कॉलेज में, ठीक है ना। तो ये ट्रेनिंग जो है फिर लंदन से शुरू हुई। तो ये कुछ डेवलपमेंट हमने डिस्कस किए हैं किसके समय पर, इन ब्रिटिश पीरियड के समय पर, किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर इन सिविल सर्विसेज में। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिए कि 1853 तक, 1853 में जब चार्टर एक्ट आया था, उसके पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी के ये जो सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स थे, नागरिक सेवाओं के जो अधिकारी थे, इनकी रिक्रूटमेंट ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती थी, ठीक है ना। पूरी तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्हें अपॉइंट करते थे। कुछ लोगों को अपॉइंट करने के राइट्स दिए हुए थे किसे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, यानी नियंत्रक मंडल के लोग भी कुछ लोगों को अपॉइंट कर सकते थे, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की अगर बात की जाए तो 6 सदस्यों का 1784 में एक नया बोर्ड बनाया गया था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा इन सदस्यों को नियुक्त किया जाता था, ठीक है। तो 1853 में क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे ना कंपनियों के कई सारे राइट्स या विशेष अधिकारों को खत्म किया जा रहा था, लेकिन ये जो राइट्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के, ये बढ़ा दिए गए थे, उन पर कोई भी आंच नहीं आ रही थी। लेकिन 1853 में ये जो अपॉइंटमेंट के जो भी राइट्स थे वो सारे के सारे छीन कर ये तय कर दिया गया कि अब जितने भी सिविल सर्विस के ऑफिसर्स होंगे उन्हें एक परीक्षा देनी होगी, उन्हें एक एग्जाम्स क्लियर करनी होगी, और उस एग्जाम के बाद ही उन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है, यहाँ पे रिक्रूट किया जा सकता है, ठीक है। अब एक जो पॉलिसी यहाँ पे चल रही थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के जमाने से ही, वो ये थी कि इंडियंस को, भारतीयों को इन पदों पर या इन सेवाओं में क्या किया जा रहा था, इन इंडियंस को इन सेवाओं से दूर रखा जा रहा था, ठीक है ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से ही क्या हो रहा था कि भारतीयों को पूरी सख्ती के साथ इन सेवाओं से दूर रखने की नीति को अपनाया गया था। सिर्फ इंडियंस को उन पदों पर ही अपॉइंट किया जा सकता था जिनकी सैलरी या जिनका वेतन एक साल में 500 पाउंड से कम हो, ठीक है। यदि किसी का वेतन 500 पाउंड या उससे ज्यादा है एनुअली, वार्षिक रूप से, तो उस पर इंडियंस अपॉइंट नहीं हो सकता है। इस पॉलिसी को भी ध्यान में रखा जा रहा था, और ये पॉलिसी सिर्फ सिविल सर्विस में ही नहीं, बाकी के जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स थे, जैसे आर्मी है, पुलिस है, या बाकी के जो डिपार्टमेंट है, उनमें भी पालन किया जाता था, और इंडियंस को बड़े बड़े पदों से या बड़े बड़े ओहदों से दूर रखा जाता था, ठीक है। अंग्रेजों ने ऐसी नीति का अनुसरण क्यों किया, अंग्रेजों ने इस नीति को क्यों फॉलो किया, उसके पीछे अगर हम देखें कारण की अगर बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है ये ब्रिटिश आइडियोलॉजी के तहत हो रहा है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जा रहा है, और सारा का सारा काम ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है के निर्देश पर हो रहा है, और ये सारे काम अंग्रेज अच्छे से कर सकते हैं, ना कि इंडियंस अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए इंडियंस को यहाँ पे दूर रखा गया है, ठीक है। दूसरी ओर भारतीयों की योग्यता और उनके एक तो भारतीयों की योग्यता और दूसरा उनकी ईमानदारी पर, ठीक है ना, उनकी ऑनेस्टी पर भी ब्रिटिशर्स को क्या था, शक था, इसलिए इंडियंस को ऊंचे पदों पर या ओहदों पर नहीं रखा जा रहा था। और वैसे भी हम समझ सकते हैं कि इंडियंस की सहानुभूति ब्रिटिशर्स के प्रति ऑब्वियसली नहीं थी, तो उन पदों पर इंडियंस को रखना बिल्कुल भी सही नहीं था। और वैसे भी अगर बात की जाए तो ये जो सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स थे या जो पूरा सिविल सर्विस का सिस्टम था, इन्हें इसीलिए बनाया गया था ताकि इंडिया में ब्रिटिश साम्राज्य को ठीक तरह से स्थापित किया जा सके और ठीक तरह से उसे स्थायित्व के साथ निरंतर चलाया जा सके। और ऑब्वियसली इंडियंस ऐसा क्यों चाहेंगे कि किसी दूसरे का शासन इंडिया में चले, इसलिए इंडियंस को यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जा रहा था या इंडियंस को इन पदों से दूर रखा जा रहा था। दूसरा जो पिलर था एडमिनिस्ट्रेशन का वो आर्मी था। आर्मी के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि आर्मी ने ब्रिटिश राज के समय काफी महत्वपूर्ण काम किए हैं और इसके 3 सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये थे कि टू कॉन्कर द इंडियन पावर्स, भारतीय शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, और विदेशी जो प्रतिद्वंदी थे अंग्रेजों के, जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा थे, उन्हें दूर करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। तीसरा, भारत में जो आंतरिक विद्रोह होते थे उन विद्रोहों से ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो इन सारी चीजों के लिए भारत में ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी बनाई थी, अपनी सेना बनाई थी, जो उनके लिए काफी उपयोगी साबित हुई, ठीक है। और अगर हम बात करें तो एशिया और अमेरिका में ब्रिटेन के जो साम्राज्य था, ब्रिटेन का जो एम्पायर था, उसको भी सिक्योर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने आर्मी या सेना का उपयोग किया था, ठीक है। ब्रिटिश आर्मी की अगर बात की जाए, ब्रिटिश सेना की अगर बात की जाए, तो इसमें ज्यादातर जो ऑफिसर्स थे वो आज के यूपी और बिहार से अपॉइंट किए जाते थे, और
इन ऑफिसर्स में अगर इंडियंस की बात की जाए तो काफी ज्यादा संख्या में इंडियन सोल्जर्स भारतीय सैनिकों को नियुक्त किया जाता था, लेकिन उनके जो ऑफिसर्स थे वो हमेशा अंग्रेज होते थे, उन्हें निर्देशित करने वाले जो लोग थे वो हमेशा ब्रिटिशर्स थे। देखिए उस समय पर जब हम बात करते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857, उस समय पर ब्रिटिश आर्मी में टोटल 3 लाख, ठीक है, कितने सोल्जर्स थे तो 3,11,400 सोल्जर्स थे। और इंडियंस की अगर बात करें इन 3,11,400 में इंडियंस जो थे वो 2,65,900 इंडियन सोल्जर्स थे। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि भारतीयों की जो संख्या थी वो सैनिकों के रूप में, सोल्जर्स के रूप में ब्रिटिश आर्मी में काफी ज्यादा थी, ठीक है। 1856 में सेना में केवल 3 ही ऐसे भारतीय थे या 3 ही ऐसे इंडियंस थे जिन्हें 300 रुपीज प्रति माह वेतन मिलता था। इंडियंस को सेना में सिर्फ सूबेदार तक की हाईएस्ट पोस्ट प्राप्त हो सकती थी, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सूबेदार इज द हाई मोस्ट रैंक इन ब्रिटिश आर्मी फॉर इंडियंस, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश राज, देखिए ब्रिटिशर्स क्यों नहीं थे आर्मी में, क्योंकि उनका एक इंडियन सोल्जर की अपेक्षा अगर हम एक ब्रिटिश सोल्जर की बात करें, भारतीय सैनिक की अपेक्षा अगर हम ब्रिटिश सैनिक की बात करें तो ब्रिटिश सैनिक ज्यादा खर्चीला था, उसका जो खर्चा है वो ज्यादा था, उसे ज्यादा सैलरी देना पड़ती थी। वहीं इंडियन सोल्जर्स कम खर्चीला था, उसे कम सैलरी दी जाती थी, ठीक है। और वहीं दूसरी बात यह है कि ब्रिटेन की पॉपुलेशन ही कम थी, ब्रिटेन की जनसंख्या ही कम थी, तो वो इतनी ज्यादा संख्या में अपने आर्मी या सोल्जर्स को इंडिया में डिप्लॉय नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो भारत को जीतने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक उनके द्वारा नहीं दी जा सकती थी, ठीक है। संतुलन के लिए सारे के सारे जो अफसर थे वो अंग्रेज रखे जाते थे और भारतीय सैनिकों को नियंत्रण में रखने के लिए ब्रिटिश सैनिकों को एक निश्चित संख्या में रखा जाता था। तो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के इंडिया में, ताकि इंडियन सोल्जर्स को नियंत्रित रखा जा सके, कंट्रोल किया जा सके, उन्हें निर्देशित किया जा सके, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में काफी ज्यादा आता है, ये एक काफी अचरज पैदा करता है कि आखिर मुट्ठी भर विदेशी, मुट्ठी भर अंग्रेज ऐसी फौज के जरिए भारत को जीतने में सक्सेस हो जाते हैं जिस सेना का अत्यधिक अनुपात अगर देखा जाए, अत्यधिक अगर भाग देखा जाए तो उसमें इंडियंस ही थे। तो ऐसा क्यों हो पाया? इसके पीछे का बेसिक कारण यह है कि इंडियंस के अंदर उस समय पर जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, जो आधुनिक राष्ट्रीयता है, उसकी भावना का उद्गम ही नहीं हुआ था, ठीक है। इसलिए जब हम देखते हैं कि अंग्रेजों की सेनाओं में जो अब बिहार और यूपी के जो सोल्जर्स थे, जो अवध और बिहार के सैनिक थे, उन्होंने मराठों और सिखों से युद्ध करते हुए बिल्कुल भी उन्हें इस बात की अनुभूति नहीं हुई कि जब वो इनसे युद्ध लड़ रहे हैं तो वो इंडिया के लिए क्या है, नुकसानदायक है, वो भारत विरोधी है। लेकिन उन्हें ये फील ही नहीं हुआ, ये अनुभव ही नहीं हुआ कि जब वो मराठों से लड़े हैं, जब वो सिखों से लड़े हैं तो इंडिया का नुकसान हुआ है। इस बात के बारे में उन्हें आइडिया ही नहीं था, क्योंकि उस समय इंडिया में नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता की भावना पैदा नहीं हुई थी, ठीक है। दूसरी ओर भारतीय सैनिक जो है, अगर बात की जाए तो बड़ी उसकी ये जो पुरानी परंपरा थी कि जिससे उसने वेतन लिया है वो उसके लिए नमक हलाली करना चाहता है। उस समय नमक हलाली का एक कंसेप्ट चलता था और बिल्कुल भी बेईमानी वो उस व्यक्ति से नहीं कर सकता जिसने उसे सैलरी दी है, जिसने उसे वेतन दिया। इसीलिए इंडियन सोल्जर्स भाड़े के अच्छे सोल्जर्स के रूप में, सैनिक के रूप में साबित हुए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा खासा वेतन देने वाली कंपनी के रूप में जानी गई, ठीक है। उस समय पर इस तरह की एक्टिविटी कोई भी भारतीय सरदार या कोई भी भारतीय शासक करने योग्य नहीं था। दूसरा पिलर के बाद तीसरा पिलर हमने पुलिस के ऊपर बात की, और पुलिस ब्रिटिश शासन का तीसरा पिलर के रूप में जाना जाता है। और भारत में ब्रिटिश पुलिस की अगर बात की जाए तो उसका सृजनकर्ता भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाना जाता है, ठीक है। इसने पुरानी व्यवस्था जो थी थानों की, उसे आधुनिक बनाया, ठीक है। पुलिस व्यवस्था के मामले में अगर देखा जाए तो भारत ब्रिटेन से भी क्या हो गया था, आगे चला गया था। उस समय पर ब्रिटेन में पुलिस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन इंडिया में काफी डेवलप रूप में ब्रिटिश में पुलिस सिस्टम को देखा जा रहा था, ठीक है। उस समय ब्रिटेन में पुलिस व्यवस्था, जैसे मैंने बोला, कि ज्यादा डेवलप नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह से ना हमने पुलिस के बारे में बात की है, हमने आर्मी के बारे में बात की है, हमने साथ ही जो जो आपकी सिविल सर्विसेज थी उसके बारे में बात की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जुडिशरी कंपोजिशन हमने पढ़ा है, जब ब्रिटिशर्स के समय भारत में जो न्यायपालिका का संगठन था उसके बारे में बात की है, ठीक है ना। उसमें दीवानी और फौजदारी कचहरियों के माध्यम से या कोर्ट्स के माध्यम से एक पैरेलल ऑर्डर में या एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो न्याय दिया जाता था, न्याय की जो प्रोसीजर थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। हालांकि उसमें आप लोगों ने यह भी देखा कि किस तरह से न्याय कितना कठिन था, कितना लेंदी था,
और कितना उसमें करप्शन था, जिससे कि आम लोगों के लिए न्याय पाना काफी दुष्कर या काफी कठिन हो चुका था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिटिश टाइम की, तो ब्रिटिश टाइम में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ब्रिटिशर्स के समय पर इंडिया में रूल्स ऑफ लॉ, इट मींस कानून का शासन चला करता था। यानी शासन या प्रशासन वही होगा जो कानून में लिखा होगा, जो कानून के अनुसार होगा, जिसकी व्याख्या कोर्ट के द्वारा की गई है, जिसे डिफाइन किया है किसने, कोर्ट्स ने। तो रूल्स ऑफ लॉ इंडिया में चला जाता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, और आज भी अगर देखा जाए तो भारत में कानून का शासन ही क्या हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है। इसके अलावा हमने देखा इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इट मींस कानून के समक्ष समानता की बात। ठीक है, कानून के समक्ष समानता के बारे में डिस्कस किया। कानून के समक्ष समानता का मतलब होता है कि कानून के सामने हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म और गरीब और अमीर या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो एक समान माना जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने एक्सेप्शन की बात की, अपवाद की बात की कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो इंडिया में जो यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके लिए अलग कोर्ट्स होते थे, उनके लिए अलग कानून होते थे। ये भी एक भेदभाव है, ये भी एक एक्सेप्शन है जो हमें देखने को मिलता है। चलिए, तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी इन ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश शासनकाल के समय की सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां। चलिएगा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी की। इसके पहले हमने ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिकल पॉलिसीज को समझा, आर्थिक नीतियों को समझा, खासतौर से लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उस बात को समझा। देखिए, अंग्रेजों ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया था, ठीक है, उसका बेसिक टारगेट ये था कि ब्रिटिश व्यापार और ब्रिटिश हितों को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो उन लोगों के द्वारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया गया था, उसका लक्ष्य ये था कि वहाँ के जो आर्थिक हित हैं, वहाँ के उद्योगों को ठीक तरह से चलाए रखने के लिए ये सारे कदम उठाए गए थे। साथ ही प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन में भी जो आधुनिक प्रशासन व्यवस्था को अपनाई गई थी, उसका भी टारगेट ये था कि जो व्यवस्था है और जो सुरक्षा है वो दी जा सके और ठीक तरह से इनके इंटरेस्ट जो है वो पूरे हो सके। तो ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया में किया था वो अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किया था। और अब अगर हम बात करते हैं सोशल और कल्चरल पॉलिसी की, तो उसका भी टारगेट यही था कि उनके जो हित थे, उनके जो आर्थिक हित थे, उनके जो व्यापार से संबंधित जो हित थे, उनको पूरा किया जा सके। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोशल और कल्चरल पॉलिसी को इंडिया में चलाया था। ठीक है, अब देखिए 1813 तक की अगर बात की जाए, 1813 तक की बात की जाए, तो बिफोर 1813 ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल भी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया था। ठीक है, सो द बिफोर 1813 या टिल 1813 ब्रिटिशर्स डिडंट इंटरफेयर इन द सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज इन इंडिया। तो भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया है। लेकिन कब तक नहीं किया? बिफोर 1813, 1813 के पहले। यानी जब हम 1813 की बात करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और अब हम बोल सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिशर्स ने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। ठीक है, तो 1813 के बाद अंग्रेजों ने भारतीय समाज और संस्कृति के रूपांतरण के लिए सक्रिय कदम उठाने शुरू किए थे। ठीक है, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आफ्टर 1813 ब्रिटिशर्स arising a new works on the social and cultural policies in India। तो अंग्रेजों ने क्या किया है? नए रूप से एक नई दृष्टिकोण के साथ भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियों में हस्तक्षेप करना शुरू किया है। कब से? लेकिन 1813 के बाद से, 1813 के बाद से। तो ऐसा क्यों है? 19th सेंचुरी में ऐसा क्यों किया गया, या इस सब के पीछे का कारण ये पर्टिकुलर टाइम के बाद ही इन्होंने क्यों ऐसा किया है, इंटरफेयर करना शुरू किया है भारत के सामाजिक और आर्थिक कारणों में या आर्थिक मुद्दों में इन लोगों ने इंटरफेयर क्यों किए हैं? इस मुद्दे को हमें समझना है, इस बात को हमें समझना है। तो हम उस समय को समझने की कोशिश करते हैं, 19th सेंचुरी की बात करते हैं। 19th सेंचुरी या 19वीं शताब्दी। और जब हम 19th सेंचुरी बोलते हैं, तो जब हम 19th सेंचुरी बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है 1900 से 2000। ये जो टाइम है, दैट टाइम इज नोन एज 19th सेंचुरी। सॉरी,
ये तो 20th सेंचुरी हो जाएगा। एटीन 1800 टू 1900, ये जो टाइम है दैट टाइम इज नोन एज 19th सेंचुरी। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी या सेंचुरी में क्या होता है, ब्रिटेन में नए हितों और नए विचारों का उदय होता है। ठीक है, ब्रिटेन में क्या होता है, नए हितों और नए विचारों का उदय होता है। औद्योगिक क्रांति की बात की जाए तो यूरोप में या ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति 18th सेंचुरी के मध्य में शुरू होती है। इट मीन 1750 के लगभग वहां पर औद्योगिक क्रांति भी शुरू हो जाती है। और 19वीं शताब्दी में हमने देखा कि नए हितों और नए विचारों का उदय होता है। इट मीन्स की पूंजीवाद का उदय भी वहां देखने को मिलता है। तो इन सभी चीजों के मद्देनजर अगर बात की जाए, 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है और 19वीं शताब्दी में जो नए विचार और नए हितों का उदय हुआ है, इन सभी के परिणाम स्वरूप हम ये बोल सकते हैं कि ब्रिटेन में पूंजीवादी विकास काफी तेजी से देखने को मिल रहा है। यानी कि पूंजीवाद का विकास ब्रिटिश समाज के सभी पहलुओं को तेजी से बदल रहा था। ठीक है, तो ब्रिटेन में क्या बढ़ रहा है, पूंजीवाद बढ़ रहा है। पूंजीवाद का मतलब है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पूंजीवादी ये बन रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा अमीर या रिच बनने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो लोग व्यापार या ट्रेड का रास्ता अपना रहे हैं। ठीक है, पूंजीवाद जो आइडियोलॉजी है उसमें बेसिक फोकस किया जाता है ट्रेड पर या व्यापार पर, और व्यापार के माध्यम से धनी होने की या रिच होने की जो प्रैक्टिस है दैट इज नोन एज द पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट। ठीक है, उदीयमान औद्योगिक हितों ने भारत को अपनी वस्तुओं के लिए बड़े व्यापार के रूप में बदलना चाहा। अब अगर ब्रिटेन में ये सारी चीजें देखने को हमें मिल रही है, ब्रिटेन में पूंजीवाद देखने को मिल रहा है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति देखने को मिल रही है, तो वहां पे ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है और इस कारण से ये लोग इंडिया को एक मार्केट के रूप में अब यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, औद्योगिक हितों ने भारत को अपनी वस्तुओं के लिए एक बड़े बाजार के रूप में बदलना चाहा। ठीक है, तो अब ये एक इंडिया जो अभी तक उल्टा चलता था, इंडिया जो था अभी तक इंडिया से जो प्रोडक्ट्स थे वो यूरोप पहुंचते थे, लेकिन अब यूरोप में बनने वाले प्रोडक्ट्स इंडिया में क्या किए जाएंगे, सेल किए जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया को इन्होंने एक बड़े मार्केट के रूप में क्या कर लिया है, इस्टेब्लिश कर लिया है। ऐसा केवल शांति बनाए रखने की नीति के जरिए ही नहीं हो सकता था, लेकिन अगर इंडिया को अपना मार्केट बनाना है तो उसके लिए इंडियंस में भारतीयों में थोड़ा सा रूपांतरण करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, और वो चेंजेस होगा सोशल एंड कल्चरल, यानी सामाजिक और जब सांस्कृतिक परिवर्तन होगा भारतीयों में, तभी भारतीय ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को ठीक से यूज कर पाएंगे, उनके यूज को, उनके उपयोग को समझ पाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ शांति बनाए रखने की नीति के जरिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए भारतीय समाज में आंशिक रूपांतरण और आधुनिकीकरण की आवश्यकता की जरूरत थी। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने भी मानवीय प्रगति की नई प्रत्याशाएं उत्पन्न कर दी थी। ठीक है, तो जब हम 18th और 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो साइंस और इंजीनियरिंग काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें डेवलपमेंट देखे जा रहे थे, जिससे मानवीय प्रगति जो है वो बढ़ती जा रही थी, ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा था। ठीक है, 18th और 19th सेंचुरी के दौरान ब्रिटेन और यूरोप में नए विचारों का नया ज्वार देखने को मिलता है, नए विचारों का एक भूचाल उस समय पर ब्रिटेन और यूरोप में देखने को मिलता है, जिसने भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश आइडियोलॉजी को, ब्रिटिश दृष्टिकोण को क्या किया, प्रभावित किया। ठीक है, तो क्या होता है 18th और 19th सेंचुरी में जो नए विचार और नई सोच का ब्रिटेन और यूरोप में जो ज्वार आता है, जिससे भारतीय समस्याओं के प्रति एक नया दृष्टिकोण, एक नया विचार, एक नई जो सोच है वो डेवलप होती है। ठीक है, सारे के सारे यूरोप में सोच, विचार, तौर तरीके और नैतिकता के नए दृष्टिकोण सामने आ रहे थे। ठीक है, पूरा यूरोप यहाँ पे बदल रहा था, पूरे यूरोप में नई आइडियोलॉजी देखी जा रही थी ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और उनका इम्पैक्ट, उनका प्रभाव इंडिया की सोशल और कल्चरल पॉलिसी पर ऑब्वियसली पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि वो इंडिया को अपना एक मार्केट बनाना चाहते हैं, अपने गुड्स को सेल करने के लिए इंडिया को एक बड़े मार्केट के रूप में देखते हैं। ठीक है, देखिए 1789 की अगर हम फ्रांस की महान क्रांति की बात करें तो 1789 में फ्रांस की जो महान क्रांति हुई उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के संदेश पूरे विश्व को जो है प्रभावित को मिले हैं।
ठीक है। जनतांत्रिक भावनाएं उत्पन्न की गई और आधुनिक राष्ट्रीयता जो है वो फैली थी। मॉडर्न नेशनलिज्म की भावनाएं पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुई थी बाय द ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस इन 1789 1789 में। और सबसे खास बात जो यहाँ पे है वो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संदेश द्वारा शक्तिशाली जनतांत्रिक भावनाएं उत्पन्न की और आधुनिक राष्ट्रीयता की शक्ति को फैलाया। ठीक है, ये कहाँ से हुआ? ये फ्रांस से हुआ। नई प्रवृत्ति का चिंतन, नई प्रवृत्ति के चिंतन के क्षेत्र में या नई प्रवृत्ति का जो चिंतन किया है उसका प्रतिनिधित्व किया था बेंकन ने, वोल्टेयर ने, रूसो ने, कांट, एडम स्मिथ और बेंथम जैसे कुछ ऐसे इतिहासकार थे, साहित्यकार थे जिन्होंने इस नई प्रवृत्ति, ठीक है, जो यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में देखी जा रही है, इसके चिंतक जो थे, इसका चिंतन जिन्होंने किया है, उनके नाम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे रूसो है, बेंथन है, रूसो है, एडम स्मिथ है, जो इकोनॉमी के फादर कहे जाते हैं, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमी। तो इन लोगों ने काफी चिंतन किया है उस नई प्रवृत्ति का जो उस समय पर यूरोप में देखी जा रही थी। ठीक है, नया चिंतन 18वीं शताब्दी की बौद्धिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न हुआ था। तो ये जो नया चिंतन आया है, जो नया दृष्टिकोण आया है साहित्य में, ठीक है, उसका बेसिक कारण था यूरोप में होने वाली फ्रांसीसी क्रांति, बौद्धिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ठीक है, इस चिंतन का प्रभाव भारत में महसूस किया गया तथा उसने सरकार की शासकीय धारणाओं को भी कुछ हद तक प्रभावित किया था। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिलता है और इंडिया में जब इसका इम्पैक्ट हुआ तो इंडिया की जो गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी थी उसमें भी इसने काफी हद तक प्रभावित किया है। ठीक है, नए चिंतन की 3 इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी, नए इस आइडियोलॉजी की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। पहले नंबर पर विवेकशीलता या तर्क और विज्ञान में विश्वास करना। ठीक है, फर्स्ट जो इम्पैक्ट होगा, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होगी इस नई आइडियोलॉजी की, इस नए चिंतन की, वो ये है कि विवेकशीलता या तर्क और विज्ञान में विश्वास, विवेकशीलता और तर्क या विज्ञान में विश्वास होना। ठीक है, दूसरा है मानवतावाद या मनुष्य के प्रति प्रेम, मानवतावाद यानी ह्यूमैनिटी होना। ठीक है, और मानव के प्रति क्या होना? प्रेम होना। ठीक है, तीसरा है मानव की प्रगति करने की क्षमता में आस्था रखना। ठीक है, कि मानव क्या करता है? कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट करता है, मानव कंटिन्यूअसली प्रगति करता है, तो मानव की प्रगति करने की क्षमता में आस्था होना। ठीक है, विवेकशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अब सबसे पहले नंबर पे जो मैंने बताया था विवेकशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, पहला जो एग्जाम्पल है, पहली जो प्रॉपर्टी है इस नए चिंतन की, वो है विवेकशील या तर्क और विज्ञान में विश्वास। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, विवेकशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस बात का सूचक था, इस बात का को शो करता है कि केवल वही चीज सही मानी जाएगी जो मानव तर्क के अनुकूल हो, जो व्यवहार में जिसका प्रैक्टिकल किया जा सके, जिसकी परीक्षा की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे खास बात निकल कर ये आ रही थी इस समय पर यूरोप में कि उसी चीज को हम सही मान सकते हैं, उसी चीज को हम ट्रूथ मान सकते हैं या सही मान सकते हैं जिसे मानव तर्क के अनुकूल क्या किया गया है, जो मानव तर्क के अनुकूल हो या जिसे प्रैक्टिकली जिसका प्रशिक्षण किया जा सके, जिसे व्यवहार में जिसकी परीक्षा की जा सके। ठीक है, 17वीं और 18वीं शताब्दी की वैज्ञानिक प्रगति और उद्योग में विज्ञान के प्रयोग से प्राप्त उत्पादन की विशाल शक्तियां मानवीय तर्क शक्ति का प्रकट प्रमाण थी। देखिए, ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस ने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाई, कल कारखाने बनाए, जहां से भारी अमाउंट में या भारी मात्रा में डेवलपमेंट हुआ, प्रोडक्शन हुआ। और इन सारी चीजों का जो बेसिक कारण था वो मनुष्य का जो तर्क था, ठीक है, मनुष्य का जो विचार करने की जो प्रवृत्ति थी, साथ ही जो विज्ञान के कारण ये सारी चीजें हो पाई है, उसे ही यहाँ पे 18th 19th सेंचुरी में क्या माना गया है? सबसे सही माना गया। ठीक है, क्योंकि ये मानव तर्क के आधार पर डेवलप हुआ था और साइंस और विज्ञान के आधार पर इसे डेवलप किया गया था। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे मानवतावाद है, मानवतावाद इस धारणा पर आधारित था कि प्रत्येक मानव प्राणी अपने आप ही क्या है? साध्य है, अपने आप में ही वो कंप्लीट है और इसी रूप में उसका सम्मान किया जाना चाहिए।
और इसे ही क्या किया जाता है, इसे ही महत्व दिया जाना चाहिए था। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं हो सकता है कि वह दूसरे व्यक्ति को अपने सुख के लिए, ठीक है, दूसरे व्यक्ति का अपने सुख के लिए उसे अपना माध्यम समझे। ठीक है, तो ये एक बात यहाँ पे तय हो जाती है कि किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं था या ये अधिकार नहीं हो सकता है कि वह दूसरे व्यक्ति का उपयोग या किसी दूसरे व्यक्ति को अपने सुख का माध्यम बनाए। ठीक है, मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण नए नए दृष्टिकोण डेवलप हुए, जैसे कि व्यक्तिवाद डेवलप हुआ है, उदारतावाद डेवलप हुआ है, समाजवाद डेवलप हुआ है। तो इन सिद्धांतों का भी जो विकास है वो मानवतावाद के सिद्धांतों से ही निकला है। कौन कौन सा? व्यक्तिवाद, उदारतावाद और समाजवाद के सिद्धांतों का भी यहाँ पे उदय इससे हुआ है। अब तीसरे नंबर पे आता है प्रगति के सिद्धांत। तो प्रगति के सिद्धांत के अनुसार सभी समाजों को समय के साथ साथ अवश्य ही बदलना होता है। ठीक है, विश्व में जितनी भी सोसाइटीज है, जितने भी समाज हैं, उन्हें हमेशा क्या करना होगा? बदलना होगा। ठीक है, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी चीज जड़ नहीं थी और ना जड़ हो सकती है। ठीक है, तो हमेशा बदलाव जरूरी होगा जिससे कि डेवलपमेंट किया जा सके। इसके अलावा मनुष्य में प्रकृति और समाज के विवेकशील तथा उचित रूपरेखा के अनुसार फिर से ढालने की क्षमता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 3 आप लोगों को चीजें बताई जो उस समय के चिंतन की विशेषता थी, उस समय की प्रवृत्ति में की चिंतन में जो चीजें हमने देखने को मिलती थी। ठीक है।